नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अमूमन हम और आप अपनी जिंदगी में इतने रमे होते हैं कि दूसरे व्यक्ति की मुश्किल क्या होगी इसका एहसास हमें बहुत कम हो पाता है। संवेदनशील हम होते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते कि हम दूसरे की मुश्किल को समझ सकें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मुश्किलों के साथ साथ अन्य की मुश्किल भी आसान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात करना चाहेंगे दिव्यांग लोगों की। और दिव्यांगजन की मुश्किल को वही समझ पाता है जो दिव्यांगजन के साथ रहा हो या स्वयं भी दिव्यांग हो। एक ऐसा नाम जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी को लेकर, सुगम्यता को लेकर बहुत काम किया। आप एक बड़े कॉर्पोरेट घराने से जुड़ी हैं, लेकिन आपको इस बात का श्रेय भी जाता है कि आपने मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपनी एक महिला के तौर पर जगह बनाई। स्टील, ऑयल और गैस के क्षेत्र में आपने अपना एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान गढ़ी है। आज की हमारी तेजस्विनी है जानी मानी बिजनेस वुमेन और स्वयं संस्था की फाउंडर चेयरपर्सन स्मीनू जिंदल। देश में सुगम्यता के प्रति जागरूकता तथा अधिकार की आवाज बुलंद कर इसे जमीन पर साकार करने में प्रयासरत हैं सुगम्यता अधिकार संगठन स्वयं की संस्थापक अध्यक्ष स्मीनू जिंदल, जो पुरुषों के वर्चस्व वाले स्टील, तेल और गैस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं। 11 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना से जीवन भर के लिए व्हील चेयर पर निर्भर स्मीनू ने सुगम्य वातावरण की आवश्यकता खुद महसूस की और देश को सुगम्य बनाने के लक्ष्य से बनाई स्वयं नाम की संस्था, जो सक्षम, सुलभ और समावेशी वातावरण के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती है। वे सुगम्यता ऑडिट करते हैं, नीतिगत स्तर पर सरकार की मदद करते हैं। स्वयं खेल मंत्रालय के साथ पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए साझेदारी कर 1400 पैरा एथलीट्स के लिए आधारभूत ढांचा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराकर सुगम्यता की महत्ता से सभी को रूबरू करा चुके हैं। यही नहीं, स्मीनू ने कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे हमारे विश्व धरोहर स्थलों को सुगम्य बनाने की जिम्मेदारी भी ली। कभी हार न मानने के जज्बे से मात्र 19 वर्ष की उम्र में घाटे में चल रही फैक्ट्री से अपने को साबित कर अपना करियर शुरू किया और आज जिंदल सॉल लिमिटेड ने स्मीनू जिंदल के नेतृत्व में विश्व में टोटल पाइप सॉल्यूशंस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। यही नहीं, बल्कि जल के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ वे वेस्ट टू वेल्थ के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सुगम्यता की आवश्यकता केवल दिव्यांगजन को ही नहीं, अपितु गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, चोटिल जन के लिए भी है। बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी सुगम्यता आवश्यक है। सुगम्य शौचालय जरूरी है। प्रत्येक मंच पर सुगम्यता पर मुखरता से ये आवाज बुलंद करने वाली तथा पुरुष प्रधान स्टील, तेल और गैस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान गढ़ने वाली स्मीनू जिंदल हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात स्मीनू जी से। स्मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। थैंक यू। मैं यहाँ के बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू फॉर प्लेजर कॉलिंग। इंडीड। स्मीनू जी, आपकी एक सोच है जिससे मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहती हूँ, जिसमें आप ये कहती हैं कि एक्सेसिबिलिटी एक होप है और होप प्राइसलेस होती है। ये आपके हृदय की उस संवेदना को भी दिखाती है कि आप एक्सेसिबिलिटी को लेकर, सुगम्यता को लेकर कितना महसूस करती हैं। आपने जब ये काम शुरू किया इस क्षेत्र में, तब तक बहुत कम लोग थे जो इस क्षेत्र में आगे आ रहे थे। कैसे आपने सोचा कि इस दिशा में कदम बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है? एक्चुअली ममता जी, इट इज़न्ट कि एक दिन, एक मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ कि आज से एक्सेसिबिलिटी पे काम करेंगे। मैं मात्र 11 साल की थी जब मेरा कार एक्सीडेंट में पैराप्लीजिया मुझे हो गया, जिसकी वजह से शायद ज़िंदगी भर चल नहीं पाती। 11 साल की उम्र में इस चीज़ को महसूस करना और रियलाइज़ करना कि ये परमानेंट है, ये बदली नहीं होएगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से जो डिफरेंट किया मेरे साथ, मेरे ख्याल से वो उनके ऊपर है, उनकी हिम्मत कमाल है कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी कि बेटा अब ये जो हो गया उसको पलट नहीं सकते, पर अगर लाइफ ने आपको लेमन दिया है तो उसका लेमनेड बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर इनकरेजिंग मी कि आप अपना सपना सोचो और आगे बढ़ो।
तो शुरुआत में स्कूल कॉलेज में मेरे अलावा मैंने व्हीलचेयर पे कभी किसी को नहीं देखा। मेरे पेरेंट्स मुझे ना कि सिर्फ अब्रॉड, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपलर होता है, बट भारत के हर कोने में वो मुझे लेकर गए। तो मुझे बचपन में ये लगता था शायद मैं एक अकेली ऐसा पर्सन हूँ जो जिसके साथ ये हादसा हुआ। पर धीरे धीरे मैं 6 साल की थी जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिज़नेस करूँगी, और मैंने बोला कि मैं एसआरसी से अपना कॉमर्स करूँगी और उसके बाद में मैं अपना मैनेजमेंट करूँगी फाइनेंस में एमबीए। तो गॉड विलिंगली आई फिनिश्ड ऑल माई स्टडीज़ विथ एक्सीलेंट डिग्री एंड उस दौरान फिर मैं काम में लग गई। तो मेरे को लगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी किसी के साथ नहीं है। पर मैं ऑब्ज़र्व करती थी कि जैसे मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, जिसको आर्थराइटिस है उसको भी तो तकलीफ़ होती है, जो प्रेग्नेंट है उसको तकलीफ़ होती है। आपका मतलब कहने का ये है कि जब हम सुगम्यता की बात करते हैं तो ये सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही ये लागू नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा सामान्य जन को भी होता है, जो भी जिसे भी चलने में मुश्किल हो। अगर हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग आदमी क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो सेफ़ नहीं फील करते। उनको लगता नहीं है कि वो अगर जाएंगे तो अगर गिर गए, हड्डी टूट गई तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपने एक बड़ी पहल की और आपने सोचा कि कुछ बदल कर दिखाती हूँ मैं, और आपने एक स्वयं एनजीओ शुरुआत की, आपने स्वयं एनजीओ की। अभी हाल ही में ये सुर्खियों में इसलिए भी आई क्योंकि खेलो इंडिया में जब पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया गया तो स्वयं को चुना गया एक्सेसिबिलिटी के लिए। और ये छोटा काम नहीं था, 1400 एथलीट्स, जिनमें से 500 व्हील चेयर्स पे। तो ये भी कह सकते हैं कि 2000 से आपने जो एक सफ़र शुरू किया, 2023 तक आते आते बड़े मुकाम हासिल किए हैं आपने। मुकाम हासिल किए ममता जी, लेकिन अभी भी लगता है बहुत कुछ अधूरा रह गया। ये खेलो इंडिया के अंदर हमने ये तो महसूस करा दिया कि यातायात के साधन बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स हैं, उनकी हिम्मत तो कमाल है ही, लेकिन सुगम्यता एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि वो एक आदमी की डिग्निटी दर्शाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई आदमी आपको लगेज की तरह लदा रहा है, आप कर सकते हैं, 4 आदमी उठा के डाल सकते हैं, पर वो डिग्निटी नहीं है, वो इज्जत नहीं रहती कहीं पर। तो हम लोग ने ये ज़रूर महसूस करा दिया कि यातायात बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम मेट्रो में चढ़ते हैं, मेट्रो एक्सेसिबल है, लेकिन मैं मेट्रो तक पहुंचूं कैसे? बुज़ुर्ग आदमी जिसको चलने फिरने में भी तकलीफ़ है थोड़ा, या प्रेग्नेंट औरत, या कोई बच्चा जिसकी हड्डी टूटी हो पाँव की, मेट्रो से वो अपनी जगह तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब उस घर तक पहुंचेगा कैसे जहां तक उसको जाना है? और मुझे लगता है कि हम लोग आराम से चलते फिरते निकल जाते हैं, रियलाइज़ नहीं होता कि वाकई एक बस में चढ़ना, ऑटो में चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, और नहीं तो फुटपाथ पर चढ़ना, ये सब कितने ज़रूरी है ना। फुटपाथ, स्पेसिफिकली फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, बस्क्यू शेल्टर्स, हमने बस्क्यू शेल्टर्स के साथ बहुत काम किया था ममता जी, पर वो सिविक सेंस हमको आनी चाहिए। वो बस्क्यू शेल्टर का रैंप इसलिए नहीं है कि हम अपनी मोबाइल को शॉर्टकट से ले जाएं, वो इसलिए हैं ताकि जिन लोग को चलने फिरने में तकलीफ होती है उनके लिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रोवाइड करी है, तो उसकी रिस्पेक्ट करी। मुझे लगता है वो एक सिविक सेंस डेवलप किया जाना हर मामले में बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सेस ऑडिट्स आप लोग करते हैं, बिल्डिंग्स की टेस्टिंग करते हैं कि कितनी ये एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडली हैं, तो ये ऑडिट्स क्या एक रूटीन काम है जो किया जाता है? क्या अब इसको बड़े स्तर पर किया जा रहा है या फिर ये एक स्वयं की पहल थी जो एक उदाहरण बन रही है? देखिए ममता, हमने एक्सेसिबिलिटी पे काम 2000 से किया था, पर हमें लगा बिना यातायात या बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल करे हमारी मुहिम अधूरी है। एज अ प्राइवेट प्लेयर मैं कितना भी पैसा करूं, मैं एक रैंप बनाकर एक्सेसिबिलिटी करने की बात नहीं कर सकती। तो हमारा बहुत सारा काम गवर्नमेंट के साथ होता है, उनके अंदर ये जागरूकता हम करते हैं कि ये नीड है, ये एक ह्यूमन राइट इशू है। मेरे ऊपर निर्भर होना चाहिए कि मैं कमरे में बैठकर रोऊं या मैं बाहर जाके मज़े करूं, ज़ू जाऊं, कुतुब मीनार घूमूं, लाल किला जाऊं, अपने मन मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक,
तभी बोलती हूँ कि एक्सेसिबिलिटी एक उम्मीद है, वो उम्मीद जिसका कोई मूल्य नहीं है। पर मैं चाहूँगी कि मुहिम आगे बढ़े, कि लोग डिमांड करें। जैसे हम पानी जब मांगते हैं तो साफ पानी मांगते हैं, उसी तरह हम अगर रास्ता मांगते हैं तो सुगम्य मांगते हैं। आप लोग पॉलिसी मेकर्स के साथ भी काम करते हैं, आप लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम करते हैं। कितना लोगों के जहन में इस बदलाव को लेकर रुचि है, रुझान दिखता है आपको? हम लोग ने एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम लोग ने करीब 11 स्टेट्स में 133 डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों से बात करी, गांव वालों से बात करी कि एक एक्सेसिबल बाथरूम से आप तीन अभियान को सशक्त करते हैं। एक स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा सुगम्य भारत अभियान, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबका साथ सबका विकास अभियान। तो जब उनसे हमने बात करी तब उनको एकदम रियलाइज़ हुआ कि इससे तो ज़िंदगी बदलती है। जैसे एक आदमी को शुगर था, उस शुगर की वजह से उसका लेग एम्प्यूटेट हुआ, उसके लिए एक सुगम्य टॉयलेट उसके लिए ज़िंदगी बदल देने वाला एक कॉन्सेप्ट हुआ। तो हम लोग जब उधर उनसे बात करें, ना कि सिर्फ हमने उनको इस एक ज़रूरत की तरफ उनको आगाह किया, बल्कि उन्होंने उसके लिए लोन लिया। लोन लेकर एक टॉयलेट अपने अपने घरों में बनवाया, उसको मेंटेन किया। और यहाँ पे हम सुगम्य शौचालय की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है स्मीनू जी, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इस वजह से भी है कि हम लोग हमारे आसपास का भौतिक वातावरण सुगम्य हो, इसकी बात तो करते हैं कि बैंक सुगम्य हो, हॉस्पिटल सुगम्य हो, पोस्ट ऑफिस सुगम्य हो इत्यादि, घर भी सुगम्य हो। इस तरफ सोच नहीं जाती लोगों की। आप हैरान होंगे सुन के, लेकिन 80% महिलाओं की मृत्यु, जो एल्डरली महिलाएं होती हैं, बाथरूम में फिसलने से होती है और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से होती है। जैसे आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला ममता जी, संवेदनशील हम सब हैं लेकिन जागरूक नहीं हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज को एम्पलीफाई करेंगे तो कितने और लोग रियलाइज़ करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी से दुनिया बदलती है। सिंपल सा RWA में अगर हम पाथवे के दोनों तरफ पीली रंग की, आपने वो रिफ्लेक्टिव पट्टियाँ देखी होंगी, अगर वो दोनों साइड लगा दें तो बुज़ुर्ग लोग जो शाम के टाइम गोधूली के टाइम में उनको जब ग्रे के ऊपर ग्रे नहीं दिखता तो कितने एक्सीडेंट बचेंगे। आप सोचिए बच्चों की ज़िंदगी कितनी आसान होगी, क्योंकि उनके मॉम डैड थोड़े कम डिपेंडेंट होंगे उनके ऊपर, उनका मूड अच्छा रहेगा। एक्सेसिबिलिटी इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ वंस लाइफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने ये तस्वीर को स्पष्ट किया है, जो मुझे लगता है सब देखने वालों के हृदय को ज़रूर इसने छुआ होगा। लेकिन देखा जाए तो स्मीनू जी, आपने जैसे कहा बचपन से आपने इन चीज़ों को जिया है, सहा है। एक वर्ग ये भी सोचता है कि अरे स्मीनू जिंदल तो बहुत अमीर घर की हैं, इनको कहाँ क्या मुश्किल रही होगी, इनके आसपास तो इनकी ज़िंदगी आसान करने वाले बहुत होंगे। मेरी ज़िंदगी सच्चे मायने में बहुत लोगों से बहुत आसान है, पर शायद मैं व्हीलचेयर पे इसीलिए बैठी कि मैं बाकी सब के लिए संवेदनशीलता के साथ इसी टॉपिक पे काम कर सकूं। कल कोई मेरे जैसा, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे से टैलेंटेड बहुत लोग हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि थोड़ा अपना इन्वायरमेंट एक्सेसिबल करिए ना, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, और किसी को कोई कारण नहीं होगा कि उसको ज़बरदस्ती घर पे बैठना है, वो उसकी मर्जी है। ये तो सरकार का काम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार भी तो आप और हम जैसे ही लोग बनाते हैं। अगर हम सरकार से इस बारे में बात करें और उनको बोले कि आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में इस बात के ऊपर ध्यान दें, जैसे मोदी जी ने ये अभियान उठाया, तो इसको और दम देने के लिए, इसको और ज़ोर से चलाने के लिए हमें भी जागरूक होकर इस बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही नहीं होता, बल्कि इस पहुंच के साथ कितने सपनों को उड़ान मिलती है, इस पहुंच के साथ कितने लोग अपना भविष्य सुधार पाते हैं, इस पहुंच के साथ लोग समाज और देश में अपना योगदान दे पाते हैं। तो एक बहुत विस्तृत तस्वीर, लेकिन इस पर बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें तेजस्विनी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं स्वयं संस्था की फाउंडर चेयरपर्सन और जिंदल 100 की मैनेजिंग डायरेक्टर स्मीनू जिंदल। स्मीनू जी, आपने मोबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन आपकी पहचान उस क्षेत्र में है जिसे पुरुष प्रधान माना जाता है, यानी स्टील, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। एक महिला का व्हील चेयर पे इस क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? एक व्हीलचेयर पे कोई भी व्यक्ति के लिए सबल दिखना मुश्किल होता है। एक्सीडेंट से पहले तो मैं एक नॉर्मल बच्चा थी, चलना फिरना कोई इशू नहीं था, सांस लेने बराबर था। पर उसके बाद ज़िंदगी बदलती है, तो ट्रेनिंग करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी व्हीलचेयर खुद ड्राइव करना, शायद इसके लिए मेरे को एक्सेसिबिलिटी और भी प्यारी थी। तो बोर्ड रूम में वक्त के साथ माहौल कैसे बदलता देखा आपने? शुरू में तो जी मैं 19 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया। तो शुरू में तो लोग कुछ समझते नहीं हुए, एक तो 19 साल, ऊपर से लड़की, तो टाइम पास करने आई होगी व्हील चेयर पे। बट धीरे धीरे जब बात होती है, जब काम की बात होती है, तो अल्टीमेटली तो आपका काम स्पीक करता है। आप कोई भी क्षेत्र में हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपका अपने आप नाम हो जाता है। जैसे आपकी शो से, तेजस्विनी से। आप तो लेकिन फाइनेंस बैकग्राउंड की थी ना, तो कितना मुश्किल था स्टील जैसे एक हार्डवेयर जिसे कहते हैं, एक ऐसे इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हुए आई एम श्योर आपने ग्राउंड लेवल तक जाकर लोगों से इक्वेशन बनाने की भी कोशिश की होगी। क्या ऐसा प्रयास रहा और कितना मुश्किल? आप एकदम राइट हैं कि मैं फाइनेंस का बैकग्राउंड रखती हूँ, पर मुझे जुनून था प्लांट्स के अंदर जाने का, मशीन को चलता हुआ देखने का, जैसे फैक्ट्रीज में जाने का। और क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड आज सच नहीं था, तो मुझे अपने वर्कर्स के साथ खड़े होके समझने में बहुत मज़ा आता था कि ये मशीन कैसे चल रही है। ये स्टेनलेस स्टील की हम फॉइल करते थे, तो उसकी क्वालिटी में क्या सुधार कर सकते हैं, किताबें पढ़ते थे। जैसे आपके कैमरा पर्सन का एक लैंग्वेज है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप नेतृत्व नहीं कर पाते। तो मैंने वहाँ पर जाकर प्लांट में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होकर अपने वर्कर के साथ बैठकर काम सीखा। वो मेरे ग्रैंडफादर से मैंने लिया कि अगर तुम एज योर टीम लीडर, अगर आप अपने फैक्ट्री में 3 घंटा भी नहीं बैठ सकते, तो अपने वर्कर से आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो 8-8 घंटा की ड्यूटी करे। तो वो सुनकर फिर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बहुत अंदर तक गई। मतलब आप इतने यंग एज में, 19 इयर्स में आप आ गई, आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आप फैक्ट्रीज में घुस गई कि मुझे तो सीखना है और इनके साथ बैठकर काम देखना है। आई एम श्योर कुछ बड़े टर्न अराउंड्स किए होंगे आपने, रहा कुछ ऐसा? एक्चुअली जब मैं घुसी थी तो मेरे फादर ने बोला कि चलो अभी इसको जुनून है। एक फैक्ट्री बंद हो रही थी, तो उन्होंने बोला अगर इसको चला दिया ना तो तुम बिजनेस में आ जाओगी, और अगर नहीं चलाया तो समझ लेना यू गेव योर बेस्ट, तुम्हारे बस का नहीं था। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब जिस दिन हम पहले दिन उधर घुसे, तो आपने जो बोला कि महिला होने का क्या दिक्कत थी, मेरे 11 हेड्स ने तुरंत रेजिग्नेशन दिया कि हम एक महिला बॉस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी जो उम्र में इतनी छोटी है और जो व्हीलचेयर पर बैठी है, कतई नहीं करेंगे। तो मेरे पास फिर ये चुनौती थी कि मैंने अपने डैड को जाके बोला, मैंने कहा 11 लोग रिज़ाइन कर दिए, तो शायद फिर मैं पीछे हट जाऊं। उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने बोला नहीं, एक्सेप्टेड, देखते हैं। तो वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया जितना टेक्निकली आदमी को पता होता है उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कोई भी महिला के लिए कि वो टेक्निकली साउंड हो, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी उसी यानी आपको क्षेत्र अपने में। एरिया के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आप लोगों ने जैसे पाइप मैन्युफैक्चरर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरर्स आपकी कंपनी रही है, ऑयल के साथ पानी के क्षेत्र में भी आपने कदम रखा, ये भी एक नोबल सोच थी उस वक्त की, एक नई सोच, ये भी क्या आपके दिमाग की उपज थी? नई सोच ज़रूर थी, क्योंकि ऑयल एंड गैस बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। जैसे मैंने आपको बोला, कभी आपके पास प्रोजेक्ट आए, कभी नहीं आए, कहीं पाइप ले हो ही नहीं रहा तो आपसे पाइप कोई क्यों लेगा। तो हमने फिर बोला कि ऑयल तो वैसे भी रिड्यूसिंग कमोडिटी है, तो हाउ डू वी ब्रॉडन आवर होराइजन। तो हम लोग ने वाटर पाइपलाइन में एंट्री करी, DI पाइप्स में, और फिर हमने सीमलेस का रिवीजन किया। As a result, we were known as Total Pipe Solution Company. तो हम लोग पाइप लेइंग की तरफ गए, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ गए, और भी हम आगे और एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये मेरा ड्रीम है कि जिंदल सॉ शुड बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी, नॉट दैट इट इजंट, पर हर आदमी की तरह मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। बिल्कुल ठीक। और मेरे को लगता है कि आप जैसी महिलाएं ही जब इन सपनों के साथ आगे बढ़ती हैं तो देश की बहुत सी और महिलाओं को भी गौरवान्वित करती हैं, प्रेरित भी करती हैं, और इसीलिए आज हमारे साथ इस मंच पर आप भी उपस्थित हैं। लेकिन आप ना केवल भारत बल्कि विश्व में आप ट्रेवल करती हैं, आप जाती हैं। क्या ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं एक सशक्त महिला, व्हील चेयर पे एक सशक्त महिला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? लोगों से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको? लोगों से तो बहुत पॉजिटिव फील आता है। जब मैं शायद हिम्मत की या साहस की बात करती हूँ तो साहस का मायने ही बदल जाता है। तो हिम्मत लगती है, साहस लगता है, मेरे बात का अंदाज अलग लगता है। बहुत खूब। ग्लोबल लीडरशिप के लिए जब आप अमेरिका गई, वहाँ आपने लेक्चर दिया, कौन सी ऐसी बातें रहीं उस मंच पर? क्योंकि मुझे लगता है आप अकेले होंगी जो व्हील चेयर पे उस मंच पर खड़ी होंगी। मैं पहली महिला थी, पहली इंडियन थी टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री ऑन दैट स्टेज। वाह। लोग ये पूरी तरह समझते नहीं हैं कि एक्सेसिबिलिटी का, मैं फिर एक्सेसिबिलिटी पे आ रही हूँ, पर उसका इकोनॉमी पे असर पड़ता है। मेडिकल टूरिज्म, it's nothing but people with reduced mobility coming to India, wheelchair, grab bars जो बाथरूम में लगते हैं ताकि हम स्लिप नहीं करें, एंटी स्लिप टाइल्स, it's a 3 trillion economy waiting to happen. एंड वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था कि ऑयल गैस स्टील के अलावा मैं इस बारे में बात करूं ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो। ये एक गलत धारणा लोगों ने बना रखी है कि महंगी व्हीलचेयर नहीं बिकेगी। मेरा एक लॉजिक है, हम अपने ड्राइंग रूम में भी तो सोफ़ा रखते हैं, वो कितने महंगे होते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ महिलाओं को लेकर जो रुझान है, मैं यहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं कर रही या ऑन व्हीलचेयर की बात भी नहीं कर रही, एक बिजनेस वुमेन के तौर पर आप आज एक नेतृत्व की भूमिका में हैं, आपका इस नेतृत्व की भूमिका में होना कहाँ तक महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरित करता नजर आता है? आपके ऑफिस, आपके एरिया से आगे बढ़ते हुए अगर हम विस्तृत एक परिदृश्य देखना चाहें तो मेरे ख्याल से औरत जो भी करना चाहे वो कर सकती है, हम में से कोई भी आदमी, पर वो आदमी या औरत होना ज़रूरी नहीं है, अपने मन में कुछ कर दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग स्टील खुद अपने हाथ से नहीं उठाते, मशीनें हैं, हम उन मशीनों के पीछे बैठे हुए आदमियों को मैनेज करते हैं। और मैं ये आशा रखती हूँ कि मुझे देखकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इनकरेज हों, और बहुत सारे जो मेन हैं वो ये देखें कि इनके अंदर प्रतिभा होती है। बिल्कुल। यहाँ पर स्मीना जी से बातचीत करने से पहले आइए एक बार सुन लेते हैं कि स्मीना जी का परिवार और उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें लेकर क्या सोचते हैं। मैं स्मीना के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि वो न केवल मेरे बिजनेस में हेल्प करती है, शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जिंदल सॉ, उसके अलावा उसके लिए एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इशू है,
और वो चाहती है कि देश में हर आदमी हर जगह जा सके, और उसके लिए इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। जब मैं छोटा था मैं अपनी माँ से बहुत शर्माता था स्कूल में, क्योंकि जब मेरे सब दोस्तों के माँ पापा चलते थे, सिर्फ मेरी माँ व्हीलचेयर में थी। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं समझा कि इन मुश्किलों के बावजूद मेरी माँ मुझको सब चीज़ देते हैं। उसके ऊपर वो घर का ध्यान रखते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और बिजनेस को भी बढ़ाते हैं। मेरे माँ मुझको सिखाए कि सपने हमेशा सपने नहीं रहने चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करो, अगर आप नहीं का जवाब नहीं लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। माँ, आप मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। My mom is one of the hardest workers I know. She has not only worked hard in her professional life, but also in her personal life. My family could never understand that any woman could ever run a business. They thought a woman is only good to take care of the family. They can only look after kids and that's it. But my mom proved them wrong. पिछले 20-25 साल में जो गुजरा है वो सिर्फ वक्त है। उनका जुनून, उनका कुछ कर दिखाने की जो चाह, जो जज्बा और वो विश्वास, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने काम करना तब शुरू किया जब वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक वर्ड हुआ करता था डिक्शनरी में। उन्होंने हम सब महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। उनका जो काम है, काम करने का जो तरीका है, उसमें होता है कि जब वो एक बार कोई ठान ली बात ना, तो फिर बस ठान ली, वो तो करना ही करना है। इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। मीनू जी, ये सारी बातें हमने सुनी, सबने आपके लिए इतना कुछ कहा, जाहिर है कि बहुत दिल से कह रहे हैं सब लोग। बहुत संतुष्टि मिलती है आपको क्या ऐसी बातें सुनकर, इन लोगों की बातें सुनकर? आपकी प्रतिक्रिया? मैं ऑनर्ड हूँ और मुझे ये खुशी होती है कि अल्टीमेटली मैं उस काबिल हूँ कि वो बात कर सके मेरे बारे में इतने ग्लोरियसली। आज मीनू जी, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, बहुत ऐसे प्रयास हैं जो लगातार चल रहे हैं और जाहिर है कि अभी चलेंगे आगे, लेकिन कोई ऐसा लक्ष्य है आपका, कोई ऐसा सपना है आपका जिसे आप पाने की हसरत रखती हो? इमीडिएट सपना जो मैं चाहूँगी अगले 1-1.5 महीने में पूरा हो जाए, तो रेलवेज़ को एक्सेसिबल करना चाहूँगी। अच्छा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब खेलो इंडिया से जुड़े तब हमने ये देखा कि गांव भर से टैलेंट आते हैं, पर कितनी मुश्किल से आते हैं। यातायात नहीं है, रेलवेज अगर एक्सेसिबल हो तो देश और चमकेगा। ये सिर्फ शुरुआत है एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में मेडल आने के, और बहुत अभी बाकी है। तो चलिए, ये तो आपका बहुत करीब का लक्ष्य था। दूरगामी लक्ष्य? दूरगामी बहुत सारे हैं। दूरगामी कंपनी को और आगे बढ़ाना है। और एक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आई एम वेरी वेरी प्राउड इज़ वेस्ट टू एनर्जी। ये एक बहुत ही अच्छा ढंग है वेस्ट से एनर्जी बनाने का, पावर बनाने का, और उतने बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ वेस्ट को बेस्ट ढंग से टैकल करने का। और मुझे लगता है कि जब आपकी जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाएंगी और सब लोगों को जमीनी स्तर पर साथ जोड़ेंगी, तो एक बड़ा बदलाव तो आ ही सकता है। जो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया, यहाँ भी आप जरूर सफल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये थी हमारे साथ मीनू जिंदल, जो फौलादी इरादों के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं और नए नए लक्ष्य हासिल कर पा रही हैं, खास तौर पर सुगम्यता को लेकर। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.dd@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।